चैप्टर 2 की अगर बात करें अदर देन ऐसे, एक चीज हमें पढ़नी होती है, वो है प्रोग्राम। बाकी सारी बातें ऐसे वाली। एक चीज पढ़ते हैं भैया प्रोग्राम वाली, ऑडिट प्रोग्राम वाली, ठीक है। तो आइए सबसे पहले सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। देखो ये प्रिंसिपल है। अब ऑडिट करने तो आर्टिकल ही जाएगा, आप तो जाओगे नहीं हर काम करने के लिए। तो आर्टिकल को इंस्ट्रक्शंस बना के दोगे, ऑडिट करनी कैसे। जो इंस्ट्रक्शंस आप आर्टिकल को दोगे ना, भाई तू ये कर लेना, तू ये चेक कर लेना, वो चेक कर लेना, उसे कहते हैं ऑडिट प्रोग्राम। दैट इज टर्म्ड एज ऑडिट प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो एक एक प्रिंसिपल, एक ऑडिटर अपनी टीम को देगा, जिन इंस्ट्रक्शंस के अंदर ऑडिटिंग टेक्निक्स होंगी, ऑडिट करनी कैसे, उसे कहते हैं प्रोग्राम। एक प्रोग्राम मैं आपको दिखाता भी हूँ, उसकी स्टडी मैट के अंदर एग्जाम्पल भी दिया उस प्रोग्राम का, ये देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल परचेज को लेकर प्रोग्राम बना के दिया आपने अपने क्लाइंट, अपने टीम को, कि परचेज को लेकर प्रोग्राम कैसा बनना चाहिए। तो ये पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रॉपर। एक आप देखो टेबुलर प्रोग्राम बना के आप दे रहे हैं, इसमें एंटिटी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है, उसके बाद किसने बनाया है वो लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब अब टीम में तो कई सारे लोग होंगे ना, किसने बनाया है, किसने रिव्यू किया, किसने अप्रूव किया, वो सब लिखा हुआ है। ये पूरा एग्जाम्पल, इसमें लास्ट में आएंगे एक बार, पहले चलते हैं वहां पे चीजें और बात कर लेते हैं। तो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के बारे में कहा गया भैया, प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स। वो प्रोसीजर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगाए जाएंगे, ठीक, ताकि एविडेंस मिल पाए। और ऑब्वियस सी बात है, एविडेंस मिलेगा तो ओपिनियन फॉर्म करोगे, ठीक। तो कहीं ना कहीं जो वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स होंगे, जो ऑडिटिंग टेक्निक्स होंगी, जो लगनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट पे, उन उन सारे सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, सीरीज ऑफ ऑडिट टेक्निक को, या सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स को आप बोलते हैं प्रोग्राम। अब देखो प्रोग्राम के अपने फायदे, अपने नुकसान। अब आपने टीम मेंबर को प्रोग्राम बना के दे दिया, फायदा क्या है भाई, क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल गए, ऑडिट करनी कैसे उसको। अच्छा अगर रिटर्न रिटर्न प्रोग्राम बना के नहीं देते, तो सब कुछ आपने ओरली बताया होता तो चीजें भूल जाता वो। अगर राइटिंग में नहीं देते, ओरल बताते, तो चीजें भूल जाता। तो मेंटल प्लान में ना जो रिस्क है चीजों को भूलने का, ओवरलुकिंग, वो रिस्क यहां कम हो जाएगा, इस सिग्निफिकेंटली लेस, जो रिस्क मेंटल प्लान में होता है। अच्छा अब आपने अपने आर्टिकल को बना के दिया, तो आपको पता है यार, आपने बोला कि भाई तू ये 25 चीजें कर लेना, तो आप चेक कर सकते हो कितना काम किया, कितना बाकी है। यू कैन मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। साथ में क्या है कि कल को अगर ऑडिटर के ऊपर आरोप लगते हैं, कल को मान लो 2 साल बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ कंपनी का, तो ऑडिटर के ऊपर कोर्ट में आरोप लगे भाई ऑडिटर ने अपना काम ढंग से नहीं किया, तो ऑडिटर बोलेगा सर ऐसा नहीं, मैंने अपना काम पूरा ढंग से किया है। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप प्रोग्राम देख लो, मैंने अपने आर्टिकल को मेल भेजा था, बल्कि साइन करवाया था, पूरा प्रोग्राम मेरे पास रखा हुआ आज भी। तो कल को अगर आपके ऊपर नेग्लिजेंस के आरोप लगते हैं, तो आपके लिए डिफेंस का काम करेगा, ठीक। साथ में गाइड फॉर ऑडिट, गाइड फॉर ऑडिट, कि भैया कैसे ऑडिट करनी, क्या क्या चीजें चेक करनी, ज्यादा गाइड काम करेगा। और देखो जब आप प्रोग्राम बनाओगे, तो आपको पता है किस असिस्टेंट के पास कितनी कैपेबिलिटी है, किस असिस्टेंट के पास कितनी कैपेबिलिटी है। असिस्टेंट का सिलेक्शन करोगे एज पर देयर कैपेबिलिटीज, ठीक। और जब भी आप प्रोग्राम दोगे, उससे वहां साइन करवा लोगे। तो क्या होता है, ब्लेम गेम नहीं होता। मान लो 3 आर्टिकल आपने भेजे, अब प्रोग्राम बना के नहीं दिया, तीनों एक तीसरे को क्लेम करते रहेंगे, सर इसने इसने वो ये करना था, मैं नहीं कर पाया, ये इसको ये वो। साइन करवाओ, अकाउंटेबिलिटी फिक्स रहेगी। जब वो साइन करेगा ना, तो दे एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब प्रोग्राम बना के आप देंगे, तो गाइड के तौर पे तो काम करेगा ही करेगा, टोटल पर्सपेक्टिव मिलेगा काम करना कैसे। तो फायदे तो बहुत सारे हैं सर, इंस्ट्रक्शंस पूरे मिलेंगे, मेंटल प्लान वाला रिस्क कम रहेगा, आप प्रोग्रेस मॉनिटर कर सकते हैं, नेग्लिजेंस का आरोप लगेगा तो डिफेंस काम करेगा, गाइड के तौर पे काम करेगा ऑडिट में, ऑडिट असिस्टेंट का सिलेक्शन करोगे एज पर देयर कैपेबिलिटीज, असिस्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करेगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, और टोटल पर्सपेक्टिव मिलेगा भाई क्या करना है क्या नहीं, ठीक। लेकिन कुछ ना लिमिटेशंस भी हैं। अब प्रोग्राम है, मिल गया आपको, मशीन के जैसे काम कर रहे हो, मैकेनिकल अप्रोच बिना समझे, विदाउट अंडरस्टैंडिंग। अच्छा अगर प्रोग्राम मिल गया, आपका अपना खुद का क्रिएटिविटी, खुद की इनिशिएटिव खत्म हो गया ना सर, आप ऐसा प्रोग्राम ही काम करते जा रहे हो। प्रोग्राम में ना रिजिडिटी बहुत है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपका खुद का इनिशिएटिव नहीं है। इससे इससे क्या होता है, रिजिड बन जाएगा, जो रिजिड बन जाएगा तो वो इनफ्लेक्सिबल। और सबसे बड़ी बात क्या है, जिन आर्टिकल्स को कुछ भी नहीं आता,
उनके लिए आना शेल्टर काम करेगा। इसके पीछे छुप जाओ, जो लिखा है वो चेक कर लो बस। तो कह रहा है मैकेनिकल अप्रोच है, बिना समझे काम कर रहे हो भाई, इनिशिएटिव किल करेगा, रिजिड है, और जिनके लिए कुछ नहीं आता उनके लिए शेल्टर काम करेगा। तो ये लिमिटेशन और एडवांटेज है। अब देखिए ऑडिट प्रोग्राम जब बनाओगे ना, प्रोग्राम बनाते हो कुछ बातें ध्यान रखना, कुछ बातें ध्यान रखिए। पहली बात, सबसे पहली बात, स्टे विद इन द स्कोप। अब जब आप बताने को आओगे, इतना मत बता देना भाई कि तू ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले। अरे भाई उतना ही बताओ जो जरूरी है, वही स्टेप बताओ जो यूजफुल है। सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक एक बात और, प्रोग्राम जो होगा वो रिटर्न होगा। आप अपने असिस्टेंट को बताइए एविडेंस कहां से मिलेगा और बेस्ट एविडेंस क्या होगा। अब जैसे एविडेंस कहां से मिलेगा, तो इन जगहों से एविडेंस मिलेगा। भाई आप ऐसे 500 पढ़ते हैं, वहां सब दिया हुआ है, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, है ना, आपका री परफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, सब कुछ दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन, एआरपी, सब कुछ वैसे ही पॉइंट्स यहाँ पे दिए। कह रहे हैं एविडेंस यहां से मिलेगा। डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन। डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट का होगा, फिजिकल एसेट्स का होगा, टेंजिबल एसेट्स का, इसे बोलते हैं इंस्पेक्शन, पता है आपको। मैनेजमेंट से पूछिए, थर्ड पार्टी से पूछिए, इसे बोलते हैं इंक्वायरी। इन सारी जगह से एविडेंस मिलेगा। अरिथमेटिकल कैलकुलेशन चेक करिए, इसे बोलते हैं रिकैलकुलेशन। साथ में रिलेशनशिप देखिए, डेटा में रिलेशनशिप समझते हैं, एआरपी, आगे पढ़ेंगे भी आप एआरपी। इंटरनल कंट्रोल चेक करिए, कंप्लायंस प्रोसीजर, ये भी आगे पढ़ते हैं, टीओसी। सब्सिडरी रिकॉर्ड चेक करिए, मिनट चेक करिए। ये सारी चीजें आपको बताने की एविडेंस कहां से मिलेगा भाई। डॉक्यूमेंट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, इंटरनल लोगों से पूछिए, एक्सटर्नल लोगों से पूछिए। अरिथमेटिकल कैलकुलेशन चेक करिए। इंटरनल कंट्रोल ढंग से काम कर रहा है नहीं वो देखिए। डेटा कनेक्शन देखिए, आपस में रिलेशनशिप। सब्सिडरी रिकॉर्ड चेक करिए, मिनट्स वगैरह, ये सारी चीज आपको चेक करनी है। इन सारी जगहों से आपको एविडेंस मिलेगा, इन सारी जगहों से आपको एविडेंस मिलेगा। अब एविडेंस मिलेगा इन जगहों से, आपको बताना है बेस्ट एविडेंस क्या होगा। सर कैश को लेकर ना बेस्ट एविडेंस होगा काउंटिंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। कैश को लेकर बेस्ट एविडेंस होगा काउंटिंग। काउंटिंग से ही बेस्ट एविडेंस मिलेगा कैश को लेकर। अच्छा, इन्वेस्टमेंट मान लो बैंक के पास पड़े, बैंकर का सर्टिफिकेट, बेस्ट एविडेंस। डेटर को लेकर बैलेंस कंफर्मेशन। तो ये सारे होंगे बेस्ट एविडेंस। कैश को लेकर काउंटिंग, इन्वेस्टमेंट को लेकर बैंक का सर्टिफिकेट, डेटर को लेकर बैलेंस कंफर्मेशन। दीज आर द बेस्ट एविडेंसेस। ठीक, एक बात और, जब भी आप प्रोग्राम बनाइए, आप ये देखिए इंटरनल कंट्रोल पर रिलाई करना है या नहीं। अगर ऑडिटर को लगता है किसी और जगह से अदर प्रोसीजर से आपको एविडेंस मिल रहा है, तो कंट्रोल पर रिलाई मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल पे रिलाई मत करो अगर कहीं और से एविडेंस मिल रहा है तो। और एक आखिरी बात और, जब भी प्रोग्राम बनाओगे, जब भी आर्टिकल को बोलो बेटा ये चेक कर ले, वो चेक कर ले, जो भी टाइमिंग आपने बताई है आर्टिकल को, उस टाइमिंग में फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना। और ऐसा नहीं है कि यार वो दिन उसी दिन करना पड़ेगा सारा काम, तो 4 दिन आगे पीछे चलता है। लेकिन ध्यान रखना, 2 जगहों पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चलती सर। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री 31 मार्च को होगा, 31 मार्च को ही होगा, आगे पीछे नहीं चलेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कैश अगर 31 मार्च को और 31 मार्च को ही होगा, इन जगहों पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चलती। बाकी प्रोसीजर 2-4 दिन आगे पीछे परफॉर्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया स्टे विद इन द स्कोप, प्रिपेयर रिटन प्रोग्राम, एविडेंस कहां से मिलेगा, अप्लाई दो स्टेप विच आर यूजफुल। साथ में इंस्ट्रक्शंस आपको देने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। मैंने आपको बताई, 2 बातें और ध्यान रखिएगा। कंट्रोल पे भरोसा करना है नहीं करना वो आप तय करिए, अगर कहीं और से एविडेंस मिल रहा है तो मत करिए। और टाइमिंग को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ जगह पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखो, एक बात बताओ, आपने एक प्रोग्राम बना लिया, क्या वही प्रोग्राम 5 साल चलता रहेगा? बिल्कुल भी नहीं सर। होता क्या है, पिछले साल की ऑडिट कंप्लीट होगी, इस साल की प्लानिंग शुरू होगी। हर साल जो पिछले साल का प्रोग्राम होगा वो आप रिकंसीडर करेंगे फॉर मॉडिफिकेशन, कि भैया पुराने साल वाला प्रोग्राम अब ठीक है या नहीं, पुराने साल वाला प्रोग्राम अब ठीक है नहीं। अगर आपको लगता है चेंज करना तो करिए। दूसरी बात, आप पीरियोडिक रिव्यू करेंगे सर, कि क्या पुराना प्रोग्राम आज भी ठीक है। उसके लिए ना आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा,
कि क्या क्लाइंट के बिजनेस में चेंज हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, ठीक, जब आपने ऑडिट एक्सेप्ट की तो क्लाइंट बिजनेस कर रहा था व्हीकल की फाइनेंसिंग, व्हीकल की फाइनेंसिंग। कुछ साल के बाद क्लाइंट ने रियल एस्टेट की फाइनेंसिंग शुरू कर दी, रियल एस्टेट की फाइनेंसिंग शुरू कर दी कुछ साल के अंदर, ये व्हीकल फाइनेंसिंग और रियल एस्टेट स्टार्ट कर दी। अच्छा, ऑडिटर को ये बात पता ही नहीं कि रियल एस्टेट फाइनेंसिंग भी शुरू हो गई, पता ही नहीं उसको ये बात कि भैया रियल एस्टेट फाइनेंसिंग भी शुरू हो गई है। ऑडिटर को, ऑडिटर अपने पुराने प्रोग्राम के बेसिस पे ऑडिट किए जा रहा है। जब बिजनेस चेंज हुआ, आपने उसे इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया, आप पुराने प्रोग्राम के बेसिस पे ऑडिट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऑडिट की गई है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्सोलीट प्रोग्राम। ऑडिट इज मिसडायरेक्टेड, इट इज नथिंग मोर देन अ फार्स। मजाक के सिवा और ये कुछ और नहीं है सर, फोर्स नहीं, फार्स। इट इज नथिंग मोर देन अ फार्स, ये मजाक के सिवा और कुछ नहीं है। ऑडिटर लायबल होगा फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस, इसका केस लॉ भी है सर। तो आपको समय समय पर पीरियोडिक रिव्यू करना पड़ेगा, देखते रहो कि क्लाइंट ने बिजनेस चेंज किया। अगर क्लाइंट ने बिजनेस चेंज किया तो आप भी अपना प्रोग्राम मॉडिफाई करिए। अगर आप नहीं करते, आप पुराने प्रोग्राम के बेसिस पे करोगे तो पुराना प्रोग्राम तो ऑब्सोलीट हो गया। ऑडिट इज टोटली मिसडायरेक्टेड, यू विल बी लायबल फॉर द पेनल कॉन्सिक्वेंसेस। तो कह रहा था पीरियोडिक रिव्यू करिए, आप देखिए भाई चेंज करना है क्या। देखो, अगर रिव्यू नहीं करते तो आपको बिजनेस पॉलिसी का चेंज पता नहीं चलेगा। आप ऑडिट करोगे ऑब्सोलीट प्रोग्राम के बेसिस पे, अगर ऑडिट करोगे ऑब्सोलीट प्रोग्राम के बेसिस पे तो ऑडिट होगी नेग्लिजेंटली और ऑडिटर लायबल होगा फॉर द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक, एक बात और ध्यान रखिए, अगर आप प्रोग्राम को ऑफिशियली चेंज नहीं करते तो असिस्टेंट बेचारा उसी को मान रहा है एज पर द पुराने इंस्ट्रक्शन। तो असिस्टेंट भी कहीं ना कहीं गलत काम कर रहा है। असिस्टेंट भी उसी प्रोग्राम को फॉलो करेगा जो आपके प्रिंसिपल ने दिया है। तो सर असिस्टेंट तो बेचारा मजदूर है, वो तो काम वही कर रहा है। उससे बचने के लिए एक और तरीका, एक और तरीका कि भैया असिस्टेंट शुड बी ऑफ ओपन माइंड। देखो क्या होता है, आपको आपके सीनियर ने प्रोग्राम बना के दिया, अच्छी बात है, लेकिन कभी आपको ऐसा लग सकता है यार कि कुछ बातें प्रोग्राम में नहीं लिखी लेकिन मुझे परफॉर्म करनी चाहिए। तो कह रहे हैं असिस्टेंट को इतनी तो फ्रीडम दो कि प्रोग्राम को ऑल्टर कर पाए, वो उस सिचुएशन के टेक केयर कर पाए जो रेलिवेंट है लेकिन लिखी नहीं है प्रोग्राम में। कुछ नहीं लिखा लेकिन आपको लगता है परफॉर्म करना है तो करो, कुछ लिखा है लेकिन आपको लगता है इररिलेवेंट है तो ड्रॉप करना है ड्रॉप करो। मतलब प्रोग्राम आपके लिए एक हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी हो गया सर शिलालेख में लिख दिया कि भाई यही करना जो यही करेंगे। सर इतनी फ्रीडम दो, कुछ नहीं लिखा ऐड करना तो करेगा, कुछ लिखा है ड्रॉप करना तो करेगा, इतनी फ्रीडम मिलनी चाहिए। क्योंकि कभी भी दिक्कत आए, प्रोग्राम आपके सामने ऑडिट आप कर रहे हैं, अच्छा तो आप कम्युनिकेट करिए विद सीनियर प्रोप्राइटर पार्टनर। बस एक बात ध्यान रखना, कुछ चीजें आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, वो मिनिमम बेसिक काम है वो करना ही पड़ेगा, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड प्रोग्राम। कह रहा है कुछ मिनिमम बेसिक काम, मिनिमम एसेंशियल वर्क वो तो करना ही पड़ेगा, उसे स्टैंडर्ड प्रोग्राम बोलते हैं। जब भी प्रोग्राम बनाता है ऑडिटर वो कंसीडर करता है भाई नेचर साइज ऑफ एंटिटी एंड कंट्रोल। भाई प्रोग्राम आइसोलेशन में तो बनेगा नहीं ना, आपको ये सब कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक, तो कह रहा है मिनिमम कुछ काम है वो करना ही पड़ेगा, उसमें प्लस माइनस मत करना। बाकी आपको लगता है कुछ लेफ्ट आउट कर दिया, आपको ऐड करना है कर लो, आपको लगता है कुछ ड्रॉप कर दिया, आपको लगता है कंसीडर करना है कर लो, जो आपको सही लगे वो आप कर लो। अच्छा, सिग्निफिकेंट मैटर जो है वो बताइए, टीम के साथ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और, ऑडिट प्रोग्राम सारे बिजनेस के लिए प्रैक्टिकेबल नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। एक बात बताइए, आपने बिजनेस बनाया, ठीक, क्लाइंट ने आपके, आप ऑडिट करने के लिए आपको बुला रहा है, आपके पास 15 क्लाइंट है, क्या 15 के 15 क्लाइंट के लिए सेम प्रोग्राम चलेगा? एक क्लाइंट होटल चला रहा है, एक हॉस्पिटल चला रहा है, क्या दोनों के लिए सेम प्रोग्राम चलेगा? मतलब ही नहीं है सर। हर किसी क्लाइंट का बिजनेस अलग है, उसका नेचर अलग है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग है। आप एक प्रोग्राम हर किसी के लिए नहीं बना सकते। जब बिजनेस अलग अलग है तो प्रोग्राम भी अलग अलग बनेंगे। अगर आप एक ही प्रोग्राम बनाओगे ना तो कॉमन प्रोग्राम हो जाएगा सर, वो स्पेसिफिक सिचुएशन को भी देख ही नहीं पाएगा, और इररिलेवेंट सिचुएशन दूसरे बिजनेस के लिए वो भी कंसीडर करनी पड़ेगी। तो स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाइए सर। लिखा है देखो, एक काम जो एक बिजनेस के लिए रेलेवेंट है दूसरे के लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि भैया प्रोग्राम डिपेंड करता है साइज, नेचर ऑफ पोजीशन, इंटरनल कंट्रोल पे, नेचर ऑफ सर्विस पे। तो कह रहा है एक प्रोग्राम कभी भी सबके लिए रेलेवेंट नहीं हो सकता। कह रहा है प्रोग्राम बनाइए डिटेल में एज पर बिजनेस। इससे क्या होगा ना,
इररिलेवेंट चीजों पे टाइम बर्बाद नहीं होगा कि भाई दूसरे के लिए वो था, अपने यहाँ भी करना पड़ रहा है बिना बात का। और स्पेशल सिचुएशन को आप टेक केयर कर पाओगे क्योंकि स्पेसिफिक प्रोग्राम बनेगा, तो दूसरे की इररिलेवेंट चीजों में टाइम बर्बाद नहीं होगा और अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन देख पाओगे। इसलिए पढ़ना भैया प्रोग्राम स्पेसिफिक। एक प्रोग्राम सबके लिए रिलेवेंट नहीं है, एक काम जो एक के लिए रिलेवेंट है दूसरे के लिए रिलेवेंट होगा नहीं। अच्छा, आप एक चीज देखिए, बार बार एक पॉइंट आ रहा है, बार बार एक पॉइंट आ रहा है। प्रोग्राम बनाते वक्त कंट्रोल देखेंगे, प्रोग्राम बनाते वक्त कंट्रोल देखेंगे। तो एक ना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एक ना टॉपिक चैप्टर 3 में दिया गया कि प्रोग्राम बनाते वक्त इंटरनल कंट्रोल कंसीडर करना चाहिए। चैप्टर 3 में दिया हुआ, ये चैप्टर 3 का टॉपिक है ये वाला, ठीक। वो मैं यहां करवा रहा हूं कि यहां इसका होना चाहिए। अदरवाइज चैप्टर 2 में बिना ऐसे के सब कुछ हो चुका है, क्योंकि बिना ऐसे के सिर्फ प्रोग्राम बचता है, वो सारा प्रोग्राम हो चुका है। ठीक है, चलिए तो अब चले आगे। अब चलते हैं भैया चैप्टर 3 में एक बार फटाफट से देखिए ध्यान से। पहली बात फर्स्ट देखो जी, इंटरनल कंट्रोल आप कभी भी स्टडी करें अकॉर्डिंगली प्रोग्राम बनेगा। सिंपल तरीका है सर। इंटरनल कंट्रोल के आधार पर सब्सटेंटिव की डिजाइनिंग करते हैं। भाई इंटरनल कंट्रोल जैसा होगा, आपको पता है ऑडिट में दो प्रोसीजर होते हैं, रैप और फैप। फैप में दो प्रोसीजर होते हैं, टीओसी और सब्सटेंटिव। अब जैसा इंटरनल कंट्रोल होगा वैसा सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। तो इंटरनल कंट्रोल को समझ के ही तो सब्सटेंटिव डिजाइन करोगे ना यार। और जैसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर होंगे वही तो आप ऑडिट प्रोग्राम में लिखोगे। भाई ऑडिट प्रोग्राम में लिखोगे क्या? सब्सटेंटिव कौन से कितने क्या परफॉर्म करने हैं, और सब्सटेंटिव डिजाइन कैसे करोगे? सपने में थोड़ी आया सब्सटेंटिव परफॉर्म करना है। सब्सटेंटिव की डिजाइनिंग होगी तो कंट्रोल के आधार पे। तो कंट्रोल को बिना समझे सब्सटेंटिव डिजाइन नहीं कर सकते, और जब तक सब्सटेंटिव डिजाइन नहीं करो तो लिखोगे क्या प्रोग्राम में? तो कहीं ना कहीं प्रोग्राम बनाने के लिए कंट्रोल को समझना तो पड़ेगा सर। अब आप बोलोगे ऊपर आपने कहा था कि समझना जरूरी नहीं है, मैंने कहा था भरोसा करना जरूरी नहीं है, समझना तो पड़ेगा। यू शुड कंसीडर इंटरनल कंट्रोल। आइए पढ़ते हैं जरा, इसकी लंबी चौड़ी कहानी पैराग्राफ वाइज दी, हमने पूरा पॉइंट वाइज ब्रेक किया हुआ है। आइए पढ़ते हैं। कह रहा है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी इंटरनल कंट्रोल की, ताकि ऑडिटर डिजाइन करे एप्रोप्रिएट प्रोसीजर। एप्रोप्रिएट प्रोसीजर, एप्रोप्रिएट टू बी कवर्ड इन द प्रोग्राम। ठीक बात है। दूसरी बात, ऑडिटर प्रोग्राम बनाएगा आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल। अगर आप इंटरनल कंट्रोल बिना देखे प्रोग्राम बनाओगे सर तो कुछ भी लिखोगे, पता चला ज्यादा चेकिंग कर रहे हो, इररिलेवेंट चेकिंग कर रहे हो, आपकी ऑडिट ना वाउचर में एंट्रियों में घूम के ही रह जाएगी। कभी क्वालिटेटिव चेकिंग आप नहीं कर पाएंगे। आपकी ऑडिट विल बी लॉस्ट इन द अननेसेसरी प्रोसीजर्स, इट विल बी लॉस्ट। ठीक, एक बात और देखो, कंट्रोल आपको समझना है, कंट्रोल काम कर रहा है। दूसरी बात क्या है, कंट्रोल में हमेशा तीन चीजें देखते हैं आपके इंटरनल कंट्रोल में। एक इंटरनल कंट्रोल की डिजाइनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, इंप्लीमेंटेशन सब पढ़ेंगे आप चैप्टर 3 में, और एग्जिस्टेंस। सिर्फ इंस्टॉलेशन से नहीं होना ना सर, मैनेजमेंट को फॉलो अप करना चाहिए कि अब आपने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए तो वो सही में चल रहे हैं या नहीं। नाम के लगे हुए काम ही नहीं कर रहे, तो भैया सिस्टम सही में काम कर रहे हैं इंस्टॉलेशन के बाद। तो कह रहा है कि भाई आपको ये भी चेक करना पड़ेगा सही में एग्जिस्टेंस में है या नहीं। तो भैया अंडरस्टैंडिंग लो, प्रोग्राम बनाओ, देखो सही में कंट्रोल काम कर रहा है नहीं, और अगर डेफिशिएंसी है कंट्रोल में तो मैनेजमेंट को बताओ कि भैया आपका जो कंट्रोल है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट को आप बताइए मेजर्स फॉर इंप्रूवमेंट। कंट्रोल देखो, बेसिस उसके आधार पर प्रोग्राम बनाओ। ठीक है, कंट्रोल को फॉलो अप कि भाई कंट्रोल सही में काम कर रहा है या नहीं, रिकमेंडेशन दो इंप्रूवमेंट के लिए। कहीं ना कहीं प्रोसीजर जो है, मैंने अभी पढ़ाया आपको, वो इन्फ्लुएंस इंटरनल कंट्रोल से ही होता है। जैसा इंटरनल कंट्रोल होगा वैसा प्रोसीजर्स होंगे। अब जैसे आप देखिए एक बार, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड ठीक नहीं है, डाउट है डमी वर्कर हो सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल वीक है। अब पता चल गया ना कंट्रोल वीक है, तो हो सकता है डमी वर्कर मतलब फिक्टिटियस एम्प्लॉय होंगे, क्या हाथ में हाथ करके बैठे रहेंगे? नहीं, सब्सटेंटिव चेकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। अब आपको डाउट है कि डमी वर्कर हो सकते हैं, तो क्लाइंट से क्या बोलोगे? भैया सबके सबके एप्लीकेशन, सबके अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ, सबके आईडी प्रूफ दो, एम्प्लॉय से बात करो। अब सब कुछ करना पड़ेगा ना सर, क्योंकि कंट्रोल अगर वीक है तो डमी वर्कर कैन बी देयर, तो सब्सटेंटिव ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसा कंट्रोल होगा वैसे सब्सटेंटिव होंगे और अकॉर्डिंगली प्रोग्राम बनेगा। तो वही दिया हुआ है, कह रहा है अगर कंट्रोल वीक है तो ऑडिटर को ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, ज्यादा, ताकि एविडेंस ले पाए, अपने अपने
जो टेस्ट है उसे एक्सटेंड करना पड़ेगा ज्यादा चेकिंग करने के लिए। तो कुल मिला के अगर आप देखिए इस टॉपिक में करीब करीब 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट कौन कौन से? सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग लो कंट्रोल की, प्रोग्राम बनाओ, ठीक है, अदरवाइज प्रोग्राम घूम के रह जाएगा सर आपके एंट्री वाउचर में। प्रोग्राम एग्जिस्टेंस में काम कर रहा है नहीं, मैनेजमेंट फॉलो अप कर रहा है कि नहीं। एफिशिएंसी के केस में बताओ भैया मैनेजमेंट को मैनेजमेंट मेजर बताएगा इंप्रूवमेंट के लिए। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर सब्सटेंशियली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल कंट्रोल, कंट्रोल जैसा का प्रोसीजर वैसे अगर कंट्रोल वीक है सारा काम करना पड़ेगा। इसमें ना 2 एग्जाम्पल दिए, एक तो डमी वर्कर वाले स्टडी मैट में दिया एग्जाम्पल, स्टडी मैट में एक और एग्जाम्पल दिया। देखो मान लो अगर सेल परचेज को लेकर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, कंट्रोल स्ट्रांग है, 31 मार्च को करना जरूरी नहीं है कट ऑफ, मतलब 2-4 दिन आगे पीछे भी चेक करो तो भी चलेगा। तो इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन नियर द बैलेंस शीट डेट 2-3 दिन आगे पीछे करो तो भी चलेगा, कंट्रोल स्ट्रांग है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं अगर कंट्रोल वीक होता तो बेटा इन्वेंट्री वेरिफिकेशन बैलेंस शीट डेट 31 मार्च को ही करते, फिर कोई और ऑप्शन नहीं था। तो कंट्रोल स्ट्रांग है तो सब्सटेंटिव बदल गया, कंट्रोल वीक था तो सब्सटेंटिव बदल गया। तो 2 एग्जाम्पल भी दिए मैथ के अंदर, टॉपिक मैंने कवर करवा दिया। ये टॉपिक चैप्टर 3 में था, लिखा भी है मैंने, बट हमने इसे यहाँ डिस्कस कर लिया। ठीक है भाई, तो चैप्टर 2 तक हो चुका है, ठीक है, यहां तक कहानी हो चुकी है हमारी डन। देखो ये 300 की अगर आप बात करें तो 300 के अंदर आपको ऑडिट प्लान की बातें मिलेंगी, काफी कुछ है 300 के अंदर, काफी बड़ा स्टैंडर्ड, और मोटा मोटी मान के चलिए एक क्वेश्चन 300 से आता ही आता है, आता ही आता है। ठीक है, सबसे पहले ऑडिट प्लान में क्या आएगा? डिस्क्रिप्शन ऑफ, इसको बड़ा सिंपल तरीका ध्यान रखने का। ऑडिट प्लान में भाई 3 बातें आएंगी। पहली बात आएगा एंटी ऑफ रैप, ये एग्जाम में पूरा लिखना है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। एंटी का मतलब नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट। रैप का मतलब क्या है सर? रैप कभी भी लिखा हो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इसको आप पूरा भी लिख सकते हो, पता है क्या? आप लिख सकते हो आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रैप, ये अभी अपन आगे पढ़ेंगे। 315 इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। ऑडिट प्लान में लिखना पड़ेगा कौन सा रैप परफॉर्म करने जा रहे हो 315 के अंदर, और कौन सा फैप परफॉर्म करोगे 330 के अंदर। तो एंटी ऑफ रैप, एंटी ऑफ फैप, फैप का मतलब होगा लाला फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर फैप, और ये परफॉर्म होगा 330 के हिसाब से, रैप परफॉर्म होगा 315 के हिसाब से, और अदर प्रोसीजर्स जो परफॉर्म होंगे अदर एसेस के हिसाब से। तो कह रहा है ऑडिट प्लान इंक्लूड्स 3 बातें, डिस्क्रिप्शन ऑफ रैप, डिस्क्रिप्शन ऑफ फैप, अदर प्रोसीजर। रैप 315, फैप 330 और अदर प्रोसीजर अदर एसेस के हिसाब से। सर ऑडिट प्लान के फायदे क्या हैं बनाने के? बड़ा सिंपल सा है भैया, आरसी सोडा, आरसी मिलाओ सोडा या डोसा मिला लो, आपकी इच्छा है, ठीक है, जो आपको सही लगे। आरसी सोडा भाई, सबसे पहली बात प्लानिंग करोगे तो बेनिफिट क्या? भाई प्लानिंग का बेनिफिट ये कि टाइमली बेसिस पे चीजें रिजॉल्व कर पाओगे आप, अदरवाइज तो करते रहो बिना प्लानिंग के काम। अगर प्लानिंग करोगे तो कोऑर्डिनेशन कर पाओगे ना सर। अब आपके क्लाइंट की सब्सिडरी कंपनी का ऑडिटर है, आपकी क्लाइंट की होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर है ना, आपके एक्सपर्ट है, इन सबसे कोऑर्डिनेट कैसे करोगे? अगर प्लान में ये सारी बातें लिखोगे कि हाँ भाई एक्सपर्ट भी है, सब्सिडरी का ऑडिटर भी है, तो उसके वर्क को कैसे यूज कर सकते हैं, फिर 600 की सीरीज लगती है, 610 लगेगा, 600 लगेगा, तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब प्लानिंग करोगे, प्लानिंग में सारी बातें कंसीडर करोगे, बिना प्लानिंग के सारी चीजें नहीं हो सकती, ठीक है ना। साथ में प्लानिंग करोगे तो आपको पता है हमको कौन से टीम मेंबर को रखना है जिसके पास एक्सपीरियंस होगा। आप किसी भी कोई भी उठा के रख थोड़ी लोगे सर कि पता चला आपको एक्सपीरियंस है नहीं है, पहली बार आज तक, बोले हाँ भाई आर्टिकल को आपने बुलाया, हाँ भाई ऑडिट किया आज तक होटल की, कह रहा नहीं की, बोले आज पहली बार जाओ। आपको दूसरे को बुलाया, बोले ऑडिट किया, बोले नहीं, बोले तुम दोनों पहली बार जाओ। सर ऐसा थोड़ी होता है। इंगेजमेंट टीम मेंबर को सेलेक्ट करते वक्त अपन उसका एक्सपीरियंस देखते हैं, उसका नॉलेज, उसका एक्सपर्टीज देखते हैं, तो सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर। साथ में अगर प्लानिंग करोगे तो ऑडिट सही तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्लानिंग करोगे तो भैया ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ता है अपने को। प्रोग्राम बनाओगे तो एंगेजमेंट टीम मेंबर के काम को डायरेक्शन भी दोगे भाई किस तरीके से क्या काम करना है, और सुपरवाइज भी कर पाओगे, डायरेक्शन सुपरविजन। और अगर प्लानिंग करोगे तो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज छूटेगी नहीं, सारी चीजों को जॉट डाउन कर लोगे, खासकर ऑडिट प्रोग्राम में सारी बातें अपनी टीम को बताओगे, बेटा ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। और कुछ चीजें हैं तो वो लिख लो स्ट्रेटजी के अंदर कि ऐसे ये चीज सब कर लेंगे, ये चीज इस तरीके से कर लेंगे स्ट्रेटजी बनाते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको सारी अटेंशन आप दोगे इंपॉर्टेंट एरियाज को, कुछ छूटेगा नहीं उसके। हमने सिंपल निमोनिक बनाया है आरसी सोडा।
आर से रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम टाइमली बेसिस पे, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क ऑफ एक्सपर्ट और कंपोनेंट के ऑडिटर, सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द ऑडिट, डायरेक्शन सुपरविजन ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर, एप्रोप्रिएट अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट एरियाज। अब आप एक काम करिएगा, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके एक बार देखकर याद करो, दूसरी बार यहाँ वहाँ मुंडी करके फिर याद करो। आरसी सोडा याद हो गया तो फिर आगे बढ़ो बेनिफिट्स ऑफ प्लान में, ठीक है भाई। चलिए अब चलते हैं आगे, ऑडिट प्लान और स्ट्रेटजी की बात करते हैं। सर देखो, प्लान ना बड़ा कंसेप्ट है, ये बात ध्यान रखना। प्लान इज लाइक एन अम्ब्रेला। ऑडिट प्लान में ऑडिट स्ट्रेटजी भी आती है, ऑडिट प्रोग्राम भी आता है। जब आप स्ट्रेटजी बनाते हैं ना, ऑडिट स्ट्रेटजी, तो प्लान अपने आप बनता है। ऐसा नहीं है कि ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिट प्लान, कि पहले स्ट्रेटजी बनेगी बाद में प्लान बनेगा। सर स्ट्रेटजी इज द पार्ट ऑफ प्लान। जब भी आप स्ट्रेटजी बनाएंगे प्लान अपने आप इवॉल्व होगा। जब भी आप स्ट्रेटजी को चेंज करोगे प्लान अपने आप चेंज होगा। दे आर नॉट सिक्वेंशियल कि भाई सीक्वेंस है कि पहले ये सीक्वेंस है फिर इसकी सीक्वेंस है। सर दे आर इंटर रिलेटेड। एक को चेंज करोगे दूसरा अपने आप चेंज होगा, एक को बनाओगे दूसरा अपने आप बनेगा। अच्छा, ब्रॉडर कंसेप्ट कौन सा है? ब्रॉडर कंसेप्ट है प्लान, स्ट्रेटजी नैरो कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो कहता है सर दे आर नॉट सिक्वेंशियल, दे आर नॉट डिस्क्रीट, ठीक है, दे आर इंटर रिलेटेड। एक को चेंज करोगे दूसरा अपने आप चेंज होगा, इट विल अफेक्ट अदर, ठीक। ऑडिट प्लान कंपैरेटिवली ब्रॉडर कंसेप्ट है रादर देन स्ट्रेटजी। मैंने आपसे कहा प्लान इज लाइक एन अम्ब्रेला, सब कुछ प्लान के अंदर आता है। एक बार आपने स्ट्रेटजी बनाई, स्टैब्लिश्ड, तो प्लान भी डेवलप होगा साथ में, प्लान भी डेवलप होगा साथ में। तो सर आपको स्ट्रेटजी बनाते वक्त, अभी अपन पढ़ेंगे, रिसोर्सेज वगैरह देखने पड़ते हैं, ठीक है ना, एफिशिएंट यूज और बात करेंगे, बट स्ट्रेटजी आप बनाते हैं, प्लान अपने आप बनता है। अच्छा एक बात बताओ, हम प्लानिंग का स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, क्या प्लान हमेशा फिक्स होगा? क्या एक बार जो प्लान बना लिया क्या वो प्लान हमेशा बना रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। कहता है सर ध्यान रखिए, प्लान और स्ट्रेटजी बदलती रहती है। प्लान और स्ट्रेटजी बदलती रहती है। जब कभी भी आपको कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है आप बिल्कुल चेंज करिए, उसमें क्या दिक्कत है, चेंज करना ही चाहिए। कहता है सर ये देखो आप जरा ध्यान से, ऑडिटर शैल, थोड़ा सा जूम कर देता हूं, और ऑडिटर शैल चेंज द प्लान। जो इंफॉर्मेशन अभी है आपके पास और जो इंफॉर्मेशन मिली है आपको, इंफॉर्मेशन अवेलेबल और जो इंफॉर्मेशन मिली है आपको, ही गेट्स टू नो। अगर दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, जो अभी है और जो मिली है, जो अभी है और जो मिली है, अगर दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो सर ऑब्वियस सी बात है आपको प्लान चेंज करना पड़ेगा। और प्लान चेंज करोगे तो भैया क्या जो एनटीई ऑफ प्रोसीजर्स हैं वो भी तो चेंज करने पड़ेंगे ना, सेम प्रोसीजर थोड़ी कैरी करोगे आप। तो भैया जो इन्फॉर्मेशन मिली है और जो इन्फॉर्मेशन आपको पास है, दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, प्लान चेंज करिए, एनटीई को रिवाइज करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बात और सर, एक बात बताओ, आपने प्लान बनाया, भैया ये बातें बताना, ये ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। प्लान की बातें मैनेजमेंट से शेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। प्लान की बातें मैनेजमेंट से शेयर करिए। क्यों सर? एक बात बताओ, रोज जाके सरप्राइज थोड़ी दोगे, हाय आज मैं ये चेक करूंगा, हाय आज मैं ये चेक करूंगा। अरे भाई कभी कभी सरप्राइज एलिमेंट जरूरी होता है, सरप्राइज चेक करिए। हर रोज थोड़ी सरप्राइज दोगे, हर रोज जाके नई फरमाइश करोगे, पता चला दोपहर तक तो वो बुक्स इकट्ठे करते रह गया, फिर शाम आ गई, फिर अगले दिन फिर कुछ कह रहे हो। भाई चीजें बता दो मैनेजमेंट को कि भाई मैं ये इस हफ्ते में ये चेक करने वाला हूँ, रिकॉर्ड्स अवेलेबल करा देना। तो आप अपने एलिमेंट्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं मैनेजमेंट के साथ, लेकिन इतना भी शेयर मत कर देना कि इफेक्टिवनेस ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो ही शुड बी केयरफुल कि इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, कि इतना बता दिया कि इफेक्टिवनेस ही कॉम्प्रोमाइज हो गई, तो सर ऐसा नहीं है। तो भैया सिंपल सी बात है, आप प्लान शेयर करिए, सब कुछ शेयर मत कर देना, रिवाइज करिए। अगर नई इंफॉर्मेशन मिलती है जो डिफरेंट है सिग्निफिकेंटली ऑलरेडी इंफॉर्मेशन से, रिवाइज करिए, प्लान को भी एनटी को भी रिवाइज करिए, ठीक है। साथ में एक बात और सर, एक बात ध्यान रखिए, जब कभी भी आप प्लानिंग करेंगे, ठीक, प्लानिंग करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त आप अपने असिस्टेंट को बताएंगे कि बेटा ये चीज ऐसे करनी, ये चीज ऐसे करनी, ये चीज ऐसे करनी है, डायरेक्शन सुपरविजन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि आपको डायरेक्शन सुपरविजन में प्लानिंग हेल्प करती है। लेकिन जब डायरेक्शन सुपरविजन देंगे ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आता है एग्जाम में।
कौन सी बातें कंसीडर करनी पड़ेंगी डायरेक्शन सुपरविजन के वक्त? जब भी आप अपनी टीम को डायरेक्शन सुपरविजन दें तो आप ध्यान रखें 4 बातें। सबसे पहली बात, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। एक बात बताओ, अगर एंटिटी ज्यादा बड़ी एंटिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, तो डायरेक्शन सुपरविजन अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। अगर आरएमएम है तो क्या डायरेक्शन सुपरविजन सेम करोगे? नहीं। अगर आरएमएम हाई होगा डायरेक्शन सुपरविजन करेंगे। एरिया ऑफ ऑडिट, अगर टेक्निकल एरिया चेक कर रहा है तो टेक्निकल एरिया जहां एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी है वहां डायरेक्शन सुपरविजन ढंग से करना पड़ेगा। एक बात बताओ, अगर इंगेजमेंट टीम मेंबर काफी कंपिटेंट है, खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, खुद देख रहे हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 15-20 सालों का, अगर अच्छी कैपेबिलिटी कंपिटेंस है, आप थोड़ा डायरेक्शन कम भी दोगे तो भी चलेगा। तो भैया जब भी डायरेक्शन देंगे तो 4 बातें ध्यान रखिए, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, आरएमएम, एरिया ऑफ ऑडिट, कैपेबिलिटीज एंड कंपिटेंस। ठीक है ना, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, आरएमएम, एरिया। ठीक है, चलिए जी, स्कार, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, कैपेबिलिटी एंड कंपिटेंस, एरिया ऑफ ऑडिट, आरएमएम। ठीक है, ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है डायरेक्शन सुपरविजन करते वक्त। ठीक वैसे ही देखो, फैक्टर्स जब भी पढ़ोगे ना, कंफ्यूज मत होना, ये फैक्टर्स कौन से डाला, ये फैक्टर्स डायरेक्शन सुपरविजन के। नीचे फैक्टर दिए हुए डाला कौन से, नीचे फैक्टर दिए हुए हैं प्लान बनाते वक्त किन बातों को ध्यान रखना है, प्लान बनाते वक्त किन बातों को ध्यान रखना है, ऑडिट प्लान बनाते वक्त। बहुत सिंपल है ये। देखो भाई, मैंने आपसे ऊपर क्या बोला, मैंने आपसे ऊपर बोला कि प्लान में 3 चीजें आएंगी, एंटी ऑफ रैप, एंटी ऑफ फैप, अदर प्रोसीजर। ठीक है ना, और मैं आपको बता दूं, जब रैप आप पढ़ेंगे 315, तो रैप में ना, रैप में 4 चीजें होती हैं। रैप में आप इंस्पेक्शन भी करते हैं, ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, एआरपी भी करते हैं और इंक्वायरी भी करते हैं। ये चारों चीज में रैप करते हैं 315 के अंदर। रैप में कह रहा है जब आप प्लानिंग करेंगे ना, तो प्लानिंग करते वक्त आपको 5 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, एआरपी एज रैप 315, रैप तो 315 का ही पार्ट है। अदर रैप, मैंने आपसे क्या बोला, सिर्फ क्या एआरपी को ही रैप के तौर पे परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं, अदर रैप भी तो परफॉर्म कर रहे हैं। अदर रैप का मतलब है जैसे कि इंक्वायरी, अदर रैप का मतलब है जैसे कि ऑब्जर्वेशन। तो भैया अदर रैप की बात करिए। ऑब्वियस सी बात है, प्लानिंग करेंगे तो मटेरियलिटी डिसाइड करनी पड़ेगी भैया, कि मटेरियलिटी लेवल क्या होगा। साथ में क्लाइंट के ऊपर कौन सा लीगल फ्रेमवर्क है। एक बात बताओ, अगर ट्रस्ट की ऑडिट कर रहे हो प्लानिंग अलग बनेगी, सोसाइटी की कर रहे हो अलग बनेगी, पार्टनरशिप की कर रहे हो थोड़ी अलग, एलएलपी की थोड़ी अलग, कंपनी की थोड़ी अलग। रीजन बीइंग, एलएलपी के प्रोविजंस अलग है, कंपनी के प्रोविजंस अलग है, ट्रस्ट के अलग है, सोसाइटी के अलग है, पार्टनरशिप फर्म की बातें अलग है। अलग अलग जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो अलग अलग प्लान को अफेक्ट करेगा। साथ में इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, मैं ऊपर भी आपसे कह रहा था। एक बात बताओ, अगर मैनेजमेंट ने अपना एक्सपर्ट रखा ही नहीं, झारखंड में माइंस हैं, एक्सपर्ट ही नहीं मैनेजमेंट के पास अपना वैल्यूएशन करने के लिए, ऑडिटर को अपना एक्सपर्ट रखना पड़ेगा, प्लान में लिखना पड़ेगा ये बात। लेकिन अगर मैनेजमेंट का अपना एक्सपर्ट है तो आप उसके काम को चेक करेंगे 500 के अंदर, एमई मैनेजमेंट एक्सपर्ट है तो प्लान अलग बनेगा, नहीं है तो प्लान अलग बनेगा। वो बातें जो प्लान को अफेक्ट करेंगी। एआरपी एज रैप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूं आपको, ये दोनों ना निश एरियाज हैं। आपको लगेगा यहां तो क्वेश्चन आता नहीं है, बट एआरपी एज रैप, अदर रैप, मटेरियलिटी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इन्वॉल्वमेंट एक्सपर्ट, ये 5 बातें ध्यान रखिए प्लान बनाते वक्त। ऊपर 4 बातें ध्यान रखिए डायरेक्शन सुपरविजन करते वक्त। ठीक है भाई, चलिए जी अब चलते हैं आगे फटाफट से। इसके बाद देखो भैया क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया है ऑडिट स्ट्रेटजी एक्टिविटीज टू ऑडिटर। सर ये क्या है? ये हमारा टाइपिस्ट का धतूरा के असर, धतूरा का असर है असिस्टेंस टू द ऑडिटर होगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये काफी अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आते जाते हैं फिक्स है भाई, ऐसे 300 से। तो अगर स्ट्रेटजी बनाता है ऑडिटर तो ऑडिटर को हेल्प मिलेगी, लेकिन स्ट्रेटजी बनाएगा तो हेल्प कैसे मिलेगी? क्योंकि स्ट्रेटजी बनाएगा तो वो 4 बातों का ध्यान रखेगा, कौन से रिसोर्सेज डिप्लॉय करने हैं, कितने रिसोर्सेज डिप्लॉय करने हैं, कब ये रिसोर्सेज डिप्लॉय करने हैं, और कैसे इनके रिसोर्सेज को डिप्लॉय मतलब डायरेक्ट सुपरवाइज करना है। सर कौन से रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड, मतलब कहां डिप्लॉय करने हैं ऑडिट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हाई रिस्क एरिया में एक्सपीरियंस टीम मेंबर को रखना है, कॉम्प्लेक्स जगह पे एक्सपर्ट का इन्वॉल्वमेंट करना है। द रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड,
अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, जैसे आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल हाई रिस्क एरिया के हिसाब से, इंडिया से बाहर बहुत चलता है आर बेसिस पे, कि इतने आर हमको हाई रिस्क एरिया में लगाने ही लगाने हैं, आर्स इन हाई रिस्क एरिया। या फिर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, कितने लोग 31 मार्च को इन्वेंट्री काउंटिंग को अटेंड करेंगे, कितने लोग कैश वेरिफिकेशन को अटेंड करेंगे, नंबर ऑफ ईटीएम प्रेजेंट इन्वेंट्री काउंटिंग, व्हेन दीज रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड, कब डिप्लॉय करने हैं, मतलब इन्वेंट्री काउंटिंग करनी है तो 31 मार्च को ही करनी है, इंटरिम डेट पे भी हो सकती है, 20 साल के बीच में भी। और कैसे आप डिप्लॉय डायरेक्टर सुपरवाइज करोगे, मतलब टीम ब्रीफिंग करिए, हर हफ्ते आर्टिकल को बुलाइए, या तो सेम सिटी में ऑडिट हो रही है तो अपने ऑफिस बुला लो, नहीं तो आप खुद चले जाओ क्लाइंट की साइट पे, ऑन साइट ऑफ साइट रिव्यू करिए, टीम ब्रीफिंग करिए, डी ब्रीफिंग करिए, ठीक है ना। तो ये द रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, व्हेन दीज रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड एंड हाउ इट विल बी डायरेक्टेड सुपरवाइज्ड, ये आपको ध्यान रखना है भैया। ये है असिस्टेंस टू द ऑडिटर, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बात और, आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट ही बोलते जा रहे हो सब में, बस डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग करते वक्त कुछ बातों को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि एंटी ऑफ रैप, एंटी ऑफ फैप, कोई दिक्कत नहीं, फुल फॉर्म लिखना भाई, ऊपर बता के लाया हूं मैं आपको, ठीक है ना। दूसरा, आप डॉक्यूमेंटेशन करिए ऑडिट स्ट्रेटजी का। ऑडिट स्ट्रेटजी का डॉक्यूमेंटेशन क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें लिखा होगा भाई की डिसीजंस जो आपने लिए हैं, है ना, अभी ऊपर अपन ने पढ़ा कौन से कितने रिसोर्स कहाँ डिप्लॉय करने, कब क्या करना है, कब फिजिकल एजुकेशन करना है, कितने लोग वहां प्रेजेंट होंगे, और सिग्निफिकेंट मैटर आपने कम्युनिकेट किए होंगे। इसके लिए क्या है कि आप स्ट्रेटजी को आप डॉक्यूमेंट करोगे दो बातों के लिए, सिग्निफिकेंट मैटर और की डिसीजंस। ये तो हो गया स्ट्रेटजी, ये हो गया एंटी ऑफ रैप, एंटी ऑफ फैप। और तीसरा हो गया भैया, अगर स्ट्रेटजी में चेंजेस आते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, ऊपर पढ़ा अपन ने, कोई भी चेंज आए तो फिर चेंज करना पड़ेगा स्ट्रेटजी को। सर अगर चेंजेस आते हैं तो तीन बातों का डॉक्यूमेंटेशन करिए, तीन बातों का। पहली बात, क्यों किया चेंज, अब चेंज करने के बाद फाइनली कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया आपने, मतलब नई स्ट्रेटजी कौन सी है, और आपका रिस्पॉन्स क्या है उस चेंज को लेकर, क्यों किया चेंज, रिस्पॉन्स समझ गए। अब स्ट्रेटजी चेंज होगी तो रिस्पॉन्स क्या होगा, रिस्पॉन्स यही तो होगा ना कि एंटी को रीडिजाइन करोगे आप, रीडिजाइन करोगे आप। तो बताइए भैया यहां पे क्यों चेंज किया, फाइनली कौन सी स्ट्रेटजी आपने अडॉप्ट की, और रिस्पॉन्स क्या आपका चेंज का, मतलब एंटी आपकी रिवाइज एंटी क्या है वो बताइए, वाई चेंज, फाइनल स्ट्रेटजी, और आपका वो क्या है, ठीक है ना। तो चेंज के केस में डॉक्यूमेंटेशन करिए, एंटी ऑफ रैप, एंटी ऑफ फैप, और तीसरा दूसरा क्या भैया, स्ट्रेटजी का डॉक्यूमेंटेशन करिए, दो चीजों के लिए, की डिसीजन, सिग्निफिकेंट मैटर, ठीक है ना। केडीएसएम, 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 ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं भाई आगे। अब जो मैं आपको बता रहा हूं ये भी इंपॉर्टेंट है, कह रहे सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। सर एक बात ध्यान रखिए, पीई एक्टिविटीज, देखो क्या होता है मैं आपको बताऊं, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ऑडिटर कुछ चीजें चेक करेगा, अगर वो चीजें ठीक होंगी तो ऑडिट एक्सेप्ट करिए, अगर चीजें ठीक ना हो तो ऑडिट मत करिए एक्सेप्ट। और अगर चीजें आपको लग रहा है नहीं ठीक है, कुछ कुछ जगह पे है, तो स्ट्रेटजी बनाते वक्त उन बातों को ध्यान रखिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको क्लाइंट इंडिपेंडेंट नहीं रहने देगा, आपको क्लाइंट इंडिपेंडेंट नहीं रहने देगा, इंडिपेंडेंस तो कॉम्प्रोमाइज कराएगा ही, तो स्ट्रेटजी में सारी बातें शामिल करिए कि भैया इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन करेंगे, उसके लिए कैसे अपने क्या काम करना है, ये लिखिए स्ट्रेटजी में। टीम को गाइड करना है, टीम की ब्रीफिंग करनी है कि भाई पिघलना नहीं है आपने, लालच देगा क्लाइंट आपको, ये ले लो वो ले लो, बिल्कुल फॉर्म रहना है आपने। तो जो कुछ भी है आप स्ट्रेटजी में लिखेंगे। अब देखो पीई एक्टिविटीज कहता हूं मैं शॉर्ट में, से पीई एक्टिविटीज है, पी भी कह सकते हैं, पीई कोई दिक्कत नहीं है। पीई में तीन बातें, सबसे पहली बात याद करिए, SQC 1220, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। क्या हमें क्लाइंट रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए क्या, इसके लिए तीन बातें। SQC 1220 का रिवीजन ही होगा यहाँ पे, कुछ ऐसा कुछ बहुत नया नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले या कंटिन्यू करने से पहले ऑब्टेन करनी है इंफॉर्मेशन। भाई ऑडिट एक्सेप्ट पहली बात करनी है या नहीं, पहले वो चेक करो, और एक्सेप्ट कर ली कंटिन्यू करनी है या नहीं तो वो चेक करो। इंफॉर्मेशन कौन सी लोगे सर, इंफॉर्मेशन वही लोगे, क्लाइंट की इंटीग्रिटी, आपके टीम की कंपिटेंस और सिग्निफिकेंट मैटर्स, ये इंफॉर्मेशन आप लीजिए, यही इंफॉर्मेशन तो आप दे रहे थे 220 के अंदर। साथ में अगर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है
तो आपको बात करनी पड़ेगी प्रेडिसेसर ऑडिटर से, 510। प्रेडिसेसर याद है, पिछला ऑडिटर जिसको आपने रिप्लेस किया है। तो 3 बातें करनी पड़ेंगी सर। सबसे पहली बात, एक्सेप्ट करने से पहले या कंटिन्यू करने से पहले आप चेक करिए वही 3 बातें जो 220 के अंदर लिखी हुई है, इंटीग्रिटी, फर्म की कंपीटेंस, सिग्निफिकेंट मैटर। और अगर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है तो भैया पिछले वाले से बात कर, ठीक बात है। एथिकल रिक्वायरमेंट, ये भी पूरा एकदम रिपीट टेलीकास्ट है। चेक करिए कि एथिकल रिक्वायरमेंट मानी जा रही है। और अगर आपको याद हो तो SQC1 के अंदर मैंने आपसे कहा था, SQC1 हो या 220 हो, वहां एथिकल रिक्वायरमेंट में एक ही पॉइंट होता है मेजर, वो होता है इंडिपेंडेंस। आप चेक करिए कि एथिकल रिक्वायरमेंट मानी जा रही है। अगर लग रहा है कि एथिकल रिक्वायरमेंट नहीं मानी जा रही है, नॉन कंप्लायंस हुआ है, लग रहा है, तो अलर्ट रहना पड़ेगा एंगेजमेंट पार्टनर को, ही शुड बी अलर्ट, अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर ब्रीच हुआ है एथिकल रिक्वायरमेंट का, कोई आर्टिकल, कोई असिस्टेंट, कोई भी आपका एम्प्लॉय क्लाइंट से उसने बातचीत कर ली, सारी सेटिंग वेटिंग हो गई, क्लाइंट उसको नई कार दे रहा है और उसने कहा मैं आपका में से स्टेटमेंट नहीं बताऊंगा, तो भैया एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन ईपी अकेले एक्शन नहीं लेगा, कंसल्ट करेगा पहले फॉर्म से। इसके लिए ना ईपी की एक जिम्मेदारी है सर, वही सेम पॉइंट। आप देखिए क्या सर्कमस्टांसेस थ्रेट क्रिएट कर रही हैं क्या, और अगर आपको पता है थ्रेट है तो थ्रेट के लिए सेफगार्ड लगाना पड़ेगा, ताकि थ्रेट को या तो खत्म ही कर दो या रिड्यूस कर दो। अगर आप फिर भी सेफगार्ड लगा के खत्म या रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो विड्रॉ कर जाइए, विड्रॉ कर जाइए। और एक बात ध्यान रखिए, ईपी की जिम्मेदारी है ना सर एलिमिनेट रिड्यूस करने की, नहीं कर पाए तो फिर विड्रॉ कर जाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर ईपी रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है तो फर्म को तो बताएगा। तो जब ईपी एक्शन लेगा ना तब भी फर्म को बताएगा, आफ्टर कंसल्टिंग फर्म अदर देन द फर्म। और जब ईपी विड्रॉ करेगा ना, जब रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, विड्रॉ करेगा, तब भी फर्म को बताएगा। तो विड्रॉल से पहले भी फर्म को बताओ और एक्शन लेने से पहले भी फर्म को बताओ। और ईपी इंफॉर्मेशन लेगा भाई किस कारण से थ्रेट क्रिएट हो रहा है और कहां पे ब्रीच ऑफ पॉलिसीज हुआ है। इंडिपेंडेंस मतलब फर्म ने अपनी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी बनाई होती है, क्या उन पॉलिसीज का ब्रीच हुआ है क्या, कौन सी पॉलिसीज, जो पॉलिसीज ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो पहली बात आप चेक करिए कंप्लायंस हुआ है क्या, अलर्ट रहिए नॉन कंप्लायंस को लेकर। ब्रीच के केस में एक्शन लीजिए लेकिन कंसल्ट करके। आइडेंटिफाई करिए थ्रेट्स को, रिलेशनशिप विद क्रिएट थ्रेट्स। रिलेशनशिप समझ गए ना, फेमिलियरिटी थ्रेट, बचपन का दोस्त है, घर का आना जाना है, फेमिलियरिटी थ्रेट होगा, ठीक है ना। ब्रीच ऑफ पॉलिसीज और सेफ गार्ड लगाइए एलिमिनेट रिड्यूस करने के लिए। नहीं कर पाए विड्रॉ कर जाओ, लेकिन अगर रिजॉल्व नहीं कर पाए ध्यान रखना फॉर्म से कंसल्ट कर लेना, फॉर्म को बता देना एक बार, बिना बताए कुछ मत करिए, ठीक। ये है एथिकल रिक्वायरमेंट वाला पॉइंट और ये है एक्सेप्टेंस कॉन्टिन्यूएंस, पूरा रिवीजन चल रहा है। और तीसरा 210 अगर आपको यार टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। देखो जी, ऑडिट करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट फिक्स करनी जरूरी है। फिक्स कर लो ना सर, क्या दिक्कत है। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट फिक्स करोगे तो कल को कंफ्यूजन नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। इसीलिए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कहां फिक्स करते हैं, एंगेजमेंट लेटर में। इसीलिए ऑडिटर क्या करता है, एक एंगेजमेंट लेटर बना के देता है, किसको देता है, क्लाइंट को। तो सर एंगेजमेंट लेटर बना के दीजिए, ऑडिटर एंगेजमेंट लेटर बना के देगा बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, और उसमें टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट फिक्स करेगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। बात आ रही समझ। तो ये है पी एक्टिविटीज के 3 पॉइंट, झमाझम, शानदार, जोरदार, जबरदस्त। अब आते हैं भैया आखिरी पॉइंट। पिछले वाले क्वेश्चन यहां से आया था, आता रहता क्वेश्चन, यहां से 5 पॉइंट है यहां पे। देखो स्ट्रेटजी के ना 5 बातें हैं। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में लिखा हो असिस्टेंस टू द ऑडिटर, मैं फिर बोल रहा हूं ध्यान से पढ़ लीजिएगा, असिस्टेंस टू द ऑडिटर, तो फिर ये 4 पॉइंट लिखने, द रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, व्हेन और हाउ, ये आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। अगर लिखा हो ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते वक्त कौन से फैक्टर कंसीडर करने हैं, बिल्कुल अगर कंफ्यूजन हो रहा हो ना तो मैं एक बात कहता हूं, फैक्टर के 3 ही पॉइंट है ऐसे 300 में। एक वो फैक्टर डायरेक्शन सुपरविजन, एक वो फैक्टर प्लान बनाते वक्त, और एक ये फैक्टर स्ट्रेटजी बनाते वक्त। यहां तो स्कार था, यहां 5 पॉइंट थे, यहां भी 5 पॉइंट है। अब आप बोलोगे सर फैक्टर टू बी कंसीडर लिखे तो ये पूरा पूरा लिखना पड़ेगा क्या, पूरा पूरा नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिखनी है। अगर क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है,
तो हेडिंग हेडिंग लिखनी है, हेडिंग हेडिंग लिखनी। तो लेमन आ गया भाई साहब, मैं तो येलो कलर लेके आ रहा था, ठीक है। हेडिंग हेडिंग लिखनी है, हेडिंग हेडिंग लिखनी है, ठीक है। हेडिंग हेडिंग क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट, अभी समझेंगे भी इसको। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, मैटर टू बी कंसीडर्ड, सिग्निफिकेंट, रिजल्ट ऑफ पी एक्टिविटीज, एंटी और रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड। ये 5 बातें आपको लिखनी है, अगर अगर फैक्टर आता है तब। तो ये स्ट्रेटजी बनाते वक्त 5 बातें ये लिखनी है आपको। अगर मान लो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन आ चुका है, आता रहता है, तो फिर आपको ये लिखना है 5 बातें। तो इनसे इंडिविजुअली क्वेश्चन भी आते हैं, खासकर शुरू के 3 से। आखिरी 2 में तो दम ही नहीं है क्या ही आएगा उससे, ठीक है ना। शुरू के 3 से इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आते रहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो फैक्टर से भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, और इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इन 3 में से, ठीक है। बाकी ये तो चिल्लर ही है, इसमें क्या ही बोले बस। ये तो मतलब ऐसा रीडिंग वाला एकदम खत्म कहानी। जैसे अपन ने पी पी एक्टिविटीज अभी पढ़ा, अब रिजल्ट ऑफ पी एक्टिविटीज तो कह रहा है एक्सपीरियंस प्रीवियस ऑडिट का, पीएस मेंटेन करिए, प्रोफेशनल स्क्रिप्ट। इसमें कुछ भी नहीं है सर, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल स्क्रिप्ट। अगले वाले में कुछ नहीं है। एक्सपीरियंस टीम मेंबर और एक्सपर्ट को असाइन करोगे हाई रिस्क एरिया में, वो भी पढ़कर आए। एंटी और रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड, तो आखिरी में कुछ भी नहीं है। रिजल्ट ऑफ पी एक्टिविटीज, एंटी ऑफ रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड। शुरू के 3 में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, जैसे कि पहला फर्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट, पानी। सर एक बात बताओ, थोड़ा समझते हैं। स्ट्रेटजी बनाते वक्त कुछ बातें कंसीडर करनी पड़ेंगी, जिसमें है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। पहला पॉइंट, सर आप देखोगे ना कि क्या आपने पिछले साल ऑडिट किए। अगर आपने पिछले साल ऑडिट किए तो पिछले साल का एविडेंस यूज कर सकते हो। तो यही बात स्ट्रेटजी में शामिल करोगे कि यार ये एविडेंस नया ले लेंगे, ये पिछले साल का यूज कर लेंगे। स्ट्रेटजी बनाते वक्त एफआरएफ देखोगे ना सर। अब बैंकिंग की ऑडिट करोगे, एफआरएफ अलग है, इंश्योरेंस में अलग है, रिलायंस में अलग है, एफआरएफ अलग अलग है। कहीं इंड एस लग रहा है, मेरी कंपनी में एस लग रहा है, तो एफआरएफ तो बदलता रहेगा। तो क्या सेम स्ट्रेटजी सबके लिए बनेगी? नहीं। फिर आती है सेगमेंट रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ सेगमेंट। अगर सेगमेंट्स है तो सेगमेंट को भी कंसीडर करना पड़ेगा स्ट्रेटजी बनाते वक्त। और इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, एक बात बताओ, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिटेल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। अब जैसे मान लो रियल एस्टेट कंपनी है, तो रियल एस्टेट को अपनी रिपोर्टिंग करनी है, रेरा को। इंश्योरेंस को अपनी रिपोर्टिंग करनी है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जब आप रेरा, फॉर एग्जांपल रेरा रियल एस्टेट की अथॉरिटी है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेरा कहती है हमें आपसे रिपोर्ट चाहिए, ये रिपोर्टिंग वाला पॉइंट आगे भी आएगा। बट एक बात बताइए, फाइनेंशियल रिपोर्ट आपसे मांगते हैं, ऑडिटर अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा, तो ऑडिटर इन बातों को तो ध्यान रखेगा ना कि क्लाइंट को कौन कौन सी रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग करनी है। तो ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रीवियस ऑडिट का एविडेंस, एप्लीकेबल एफआरएफ, नेचर ऑफ सेगमेंट, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट। अगला है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। अब एक बात बताओ यार, बड़ी सिंपल सी, मैनेजमेंट को 30 जून तक एजीएम भी करवानी है। वो चाहता है 31 मई तक ऑडिट कंप्लीट हो जाए। ये बात ध्यान रखोगे ना सर स्ट्रेटजी बनाते वक्त। ऐसा थोड़ी कि ऑडिट ही करते जा रहे हो, पता ही नहीं कब तक खत्म होगी ऑडिट। सर ये बातें ध्यान रखोगे। मैनेजमेंट आपसे कहता है सर हमें ना इंटरिम रिपोर्ट देना हर 1 महीने में, कितना काम हो गया आपको ऑडिटर, कितना बाकी है। अब अगर इंटरिम रिपोर्ट मैनेजमेंट आपसे चाहता है तो देनी होगी, और अगर आप देते हैं तो स्ट्रेटजी में बात शामिल करनी पड़ेगी आपको। तो स्ट्रेटजी बनाते वक्त ये ध्यान रखिए, सबसे पहली बात टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट आपसे कहता है स्टेटस ऑफ वर्क को लेकर, स्टेटस ऑफ वर्क को लेकर चाहिए, तो ठीक है सर बनाएंगे रिपोर्ट इंटरिम वाली। जो भी रिपोर्ट मैनेजमेंट चाहता है उसके टाइप एंड टाइमिंग को लेकर जो भी डिस्कशन हुआ होगा, वो मैनेजमेंट कह रहा है फाइनल रिपोर्ट चाहिए। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि वहां फाइनल रिपोर्ट नहीं देते, पहले वहां पहले देते हैं ड्राफ्ट रिपोर्ट। वो मीटिंग में डिस्कस होती है, कंफर्म होती है, फिर फाइनल रिपोर्ट देते हैं। तो अब ड्राफ्ट रिपोर्ट देनी है, तो पहले स्ट्रेटजी में बात लिखोगे ना आपकी, पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे, फिर मीटिंग में ये होगा। तो टाइप एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट, डिस्कशन आपका हुआ है मैनेजमेंट के साथ। आपको पता डिस्कशन के 3 पॉइंट है।
जो भी मीटिंग आपकी मैनेजमेंट के साथ हुई है एनटीई को लेकर, उसे भी इंक्लूड करेंगे स्ट्रेटेजी बनाते वक्त। और जो भी मीटिंग आपकी इंगेजमेंट टीम के साथ हुई है, इंगेजमेंट टीम मेंबर के साथ, कि भाई प्रॉपर कम्युनिकेशन बना रहे, ये 3 बातें तो कम से कम आपको ध्यान रखनी है। डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग टाइप एंड टाइमिंग, मीटिंग एनटी को लेकर, और मीटिंग विद द एंगेजमेंट टीम, मीटिंग विद मैनेजमेंट, मीटिंग विद ईटीएम, और डिस्कशन विद मैनेजमेंट, टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग, डिस्कशन विद मैनेजमेंट। अब देखो 2 पॉइंट डिस्कशन के हो गए और 2 पॉइंट आपके हो गए मीटिंग के। इसको इस तरीके से ध्यान रखिए, आसान रहेगा। पहला पॉइंट कौन सा है भाई? पहला पॉइंट है डिस्कशन विद मैनेजमेंट। दूसरा डिस्कशन विद मैनेजमेंट, मीटिंग विद मैनेजमेंट, मीटिंग विद ईटीएम। डिस्कशन किस चीज का? टाइप एंड टाइमिंग और रिपोर्ट। डिस्कशन मैनेजमेंट के साथ स्टेटस ऑफ वर्क, मीटिंग मैनेजमेंट के साथ एनटी, मीटिंग विद ईटीएम रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन ऑफ नेचर टाइमिंग। मतलब नेचर टाइमिंग का पॉइंट मीटिंग में भी आ गया, नेचर टाइमिंग का पॉइंट यहाँ भी आ गया। कुल मिला के अगर आप देखो तो मीटिंग विद मैनेजमेंट में भी एनटी लिखा है और मीटिंग विद ईटीएम में भी एनटी लिखा है। तो एनटी से ध्यान रख सकते हो कि एनटी एनटी यहाँ भी है, मीटिंग विद मैनेजमेंट, मीटिंग विद इंगेजमेंट टीम मेंबर, डिस्कशन विद मैनेजमेंट, डिस्कशन विद मैनेजमेंट, टाइप एंड टाइमिंग, स्टेटस ऑफ वर्क, और टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग। निमोनिक तो आप बना सकते हैं, बट फिर भी इस तरीके से ध्यान रखिए तो काफी। कितने निमोनिक बना लोगे यार? जितने ज़्यादा निमोनिक बनाओगे उतनी दिक्कत होगी, ठीक है? बाद में सब कंफ्यूजन हो जाता है आपस में, ठीक है? और तीसरा, अरे भाई तीसरा, थर्ड, मैटर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। ये तो कई बार ऊपर भी आया, सिग्निफिकेंट मैटर। इसमें आपको देखना है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है। अकॉर्डिंगली सैम्पलिंग सेलेक्ट करोगे, साइंटिफिक मेथड, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। स्ट्रेटजी में लिखनी पड़ेगी ना, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करेंगे तो फैक्टर तो दिखना पड़ेगा सर। ये क्या चेंजेस आए हैं इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस में, अमेंडमेंट्स? क्या चेंजेस आए हैं एफआरएफ में, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में? क्या चेंजेस आए हैं अदर लीगल फ्रेमवर्क में? अब आप देखो यहां भी पकड़ना आसान है, तीनों जगह पे चेंज 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 है। यहां चेंज है रेगुलेशंस में, यहां चेंज है एफआरएफ में, और यहां चेंज है अदर। चेंज इन इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस, चेंज इन एफआरएफ, अदर चेंज, चेंज चेंज चेंज, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। ये कहां पे? सिग्निफिकेंट मैटर। अच्छा यहाँ क्या था? यहाँ टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग, डिस्कशन विद मैनेजमेंट, डिस्कशन विद मैनेजमेंट, मीटिंग विद एंगेजमेंट टीम मेंबर, मीटिंग विद मैनेजमेंट, ठीक। यहाँ क्या है? इंडस्ट्रियल रेगुलेशन, एफआरएफ, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, अदर, ठीक है ना? इसको आप पॉज करके एक बार इसे अच्छे से याद कर लो, आखिरी वाला पॉइंट, ठीक है ना? और अगर स्ट्रेटजी के फैक्टर्स आते हैं तो 5 बातें आपको लिखनी है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, मैटर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट, रिजल्ट ऑफ पी एक्टिविटीज, और द रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड, एनटी। 5 हेडिंग आ जाएगी, यहां से क्वेश्चन आए तो वो आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई? तो ये तो कहानी सारी की सारी खत्म हो गई भैया। डन, 300 डन।